सारे हिंदुस्तान को नमस्कार करता है आपका दोस्त तारक मेहता, ये कहने के लिए कि भाई हंसने के लिए तैयार हो जाइए, खुश होने के लिए तैयार हो जाइए। आपके घर में कविता की सरिता बहने वाली है और आप कहने वाले हैं मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। मेरे कपड़ों को देख के आपको लग रहा होगा जैसे मैं ससुराल जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी किसी भी जगह जाने की कल्पना नहीं कर सकता जहां जाने की कल्पना मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाए। वैसे ससुराल तभी बनता है आदमी का जब एक पत्नी आती है। अब पत्नी जरूरी नहीं है कि खूबसूरत हो, और जब पत्नी खूबसूरत नहीं होती तब एक प्रसिद्ध हास्य कवि हैं श्री मधुप पांडे, उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि बदसूरत पत्नी बोली पति से, कितनी बार कहा मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला क्यों कष्ट करूं मैं, एक बार तो उसको अपनी शक्ल दिखा दे, वो बेचारा निपट कवारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पे लटका जावेगा। अब अगर किसी की पत्नी साहब ऐसी हो तो रिश्तेदार कैसे होंगे भाई। हम उन रिश्तेदारों की बात नहीं करते, लेकिन मेरी एक ऐसी रिश्तेदार है जो मैं चाहूं ना चाहूं उसे हमेशा मेरे साथ होना। आइए मैं मिलवाता हूं उससे। अंजलि तारक मेहता आपका स्वागत करती हूँ। आपकी मतलब आपकी अंजलि तारक मेहता आपका स्वागत करती हूँ। That's better। मैं सुन रही थी कब से कि आप ससुराल के बारे में बात कर रहे थे। जी वैसे ही आज कपड़ों को देख के ससुराल याद आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जेल जाते वक्त लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ससुराल जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जेल और ससुराल में कोई फर्क होता है क्या। न जेल आदमी अपनी इच्छा से जाता है, न ससुराल आदमी अपनी इच्छा से जाता है, और दोनों ही जगह की कुछ खास समानताएं होती है। जैसे कि जेल में भी वही खाना पड़ता है जो मिलता है, ससुराल में भी वही खाना पड़ता है जो मिलता है। जेल में एक जेलर होता है, ससुराल में एक ससुर होता है। जेल में जाने की तिथि नियत होती है, बाहर आने की कोई गारंटी नहीं। ससुराल से भी वापस निकलने की कोई गारंटी नहीं होती। जेल में भी साले होते हैं, ससुराल में भी साले होते हैं। काफी समानताएं हैं, लेकिन ससुराल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे साथी कुछ ऐसे हैं जिनसे मिलके न सिर्फ आपको अच्छा लगेगा बल्कि आप प्रसन्न होंगे, और ये कुछ सुनाएंगे ऐसा कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे, लेकिन हंसते हंसते भी, खिलखिलाते हुए भी, कह के लगाते हुए भी और ठहाके लगाते हुए भी आप कहेंगे यही, वाह वाह क्या बात है। एक स्त्री होती है माँ, जो एक रोते हुए बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है। वाह वाह। और एक होती है उसकी पत्नी, जो इस चीज का ध्यान रखती है कि ये सारी जिंदगी रोता ही रहे। मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है नीयत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विवाह के पहले वर्ष पत्नी चंद्रमुखी जी, दूसरे वर्ष सूरजमुखी और तीसरे वर्ष ज्वालामुखी नजर आती है। विवाह के पहले वर्ष पति प्राणनाथ, दूसरे वर्ष नाथ और तीसरे वर्ष तो अनाथ ही हो जाता है। घोड़ी चलचित्र सी, कुल के कुपात्र सी, आवारा छात्र सी, मन की उमंग सी, उछल तरंग सी, सरपट यूं दौड़ी थी, लगता था कि जग में घोड़ी ही घोड़ी थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब की नाग पंचमी पर जब दिखाई नहीं दिए नाग और सपेरे, तभी घर पर आए एक पड़ोसी मित्र मेरे। मैंने कहा क्या हाल है? वो बोले कि नाग पंचमी के पावन पर्व पर लगता है नागों का पड़ गया काल है। अब आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, हमारे अच्छे पड़ोसी होने का सच्चा परिचय दीजिए। नाग तो हमें मिले नहीं, इस बार आप ही दूध पी लीजिए। हमारे साथ हमारे तीन साथी बैठे और तीनों ही अरे मधुप जी, आप मधुप जी माफ करना, मुझे नहीं मालूम था आप आने वाले। मैंने अभी अभी आपकी कविता सुनाई। आप वो तो नहीं सुनाने वाले ना? नहीं नहीं नहीं। हमारे साथ श्री मधुप पांडे हैं जो नागपुर से आए हैं और लगभग 45 सालों से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे कविता कर रहे हैं। भाई क्या बात है मधुप पांडे जी। मधुप पांडे जी के बाद तुक तुक बैठे हुए हैं हर जी। आप एक बार ऐसे कीजिए। वाह वाह क्या बात है।
ये क्या करवाया? पिछली बार मेरी पत्नी ने कहा था एक बार उनको बोलना ऐसे करके मैं उनकी अंगूठी का डिजाइन देख लूंगा। तुम्हारी ये सरलता जो है इस पे मैं मुग्ध हो जाता हूँ। अरे सरलता से तो याद आया, इनका तो नाम ही सरल है। फारूक सरल साहब, जो उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है लखीमपुर खीरी, नाम सुना है तुमने कभी? अभी सुना। अरे वाह, क्या बात है। अध्यापक हैं अभी या रिटायर हो गए सरल साहब? बस रिटायर होने ही वाला हूँ। मतलब खुद हो रहे हैं या सरकार कर रही है? खुद कौन होना चाहता है? बताइए कि किसे सबसे पहले बुलाया जाए? ये अंकल जो कब से चुपचाप बैठे हैं ना, उनको। अंकल? क्या लाइनें कह दूं? जी बिल्कुल कहिए, आपको अंकल कहा तो बनता है आपका कहना। कि बुढ़ापे में जाए कहाँ इश्क के मारे, बुढ़ापे में जाए कहाँ इश्क के मारे, डाई से एक एक बाल रंग डाला, दाढ़ी को रंगने से मुंह भी हुआ काला, और फिर भी निगोड़ी ये शैतान की खाला, मुझे अंकल ही अंकल कह के पुकारे, बुढ़ापे में जाए कहाँ इश्क के मारे। फारूक सरल साहब, मैं जानता हूं कि आपको अभी कुछ देर आराम की जरूरत है। ये अंकल से थोड़ा बाहर निकल आइए। हम चाहते हैं बुलाना उसे जो कुछ दिनों में अंकल बनने ही वाला है, हरजीत सिंह टुक टुक। आइए। मैं एक स्वामी जी के पास गया। अच्छा। मैंने उनसे कहा मेरी एक इच्छा है कि मैं बहुत साल जीऊं। तो वो बोले बेटा शादी कर ले। तो मैंने कहा शादी करने से मैं बहुत साल जीऊंगा? बोले नहीं, ये ज्यादा जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने स्वामी जी को बोला आप स्त्रियों के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? करेक्ट। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। एक स्त्री होती है माँ, जो एक रोते हुए बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है, वाह वाह। और एक होती है उसकी पत्नी, जो इस चीज का ध्यान रखती है कि ये सारी जिंदगी रोता ही रहे। तो उसके बाद मैंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद मेरे को समझ में आया कि शादी करने से पत्नी के साथ एक परिवार मिलता है, जिसको ससुराल कहते हैं। जी तो मैं आपको एक एक करके करेक्टर के बारे में बताता हूँ। पहले करेक्टर है मेरे ससुर जी। बताइए। मेरे ससुर जी बहुत एहतियात बरतते हैं, सारे काम फूल प्रूफ करते हैं। जब उन्होंने मुझे अपना दामाद बनाया तो सबसे पहले मेरा बीमा कराया। अच्छा। लोगों ने कहा बीमा करा रहे हो, क्या कोई नया रिवाज चला रहे हो? वो बोले नहीं, जब तक चलेगा चलेगा, उसके बाद बीमे का पैसा तो मिलेगा। ससुराल में एक और चीज होती है बड़ी खास, जिसका नाम होता है सास। सास। सो जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास क्यों एक्स्ट्रा प्यार दिखाती है। अच्छा। मैंने कहा सासू माँ, आप क्यों मुझ पे इतना प्यार लुटाती हैं? क्यों बार बार मुझे मेरा सोना बुलाती हैं? वो बोली तू मेरा सोना है, मलाई का दोना है, बेटा तू मेरी बेटी का नया खिलौना है। इसके अलावा एक तीसरी चीज होती है वहां पे जी। पत्नी का छोटा भाई। भाई मतलब तभाई। हाइट में तो आधा है, उम्र 6 साल से कुछ ज्यादा है। मेरे को बोला क्या करते हो? मैंने कहा कवि हूं। बोले लगते तो नहीं। वो बोला ये बताओ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, महंगाई। हाँ। उसने वो बात हंसी में उड़ाई। हमने कहा तुम्हें कविता पसंद है? बोला सुनाऊं? जी। मैंने कहा अच्छा सुनाओ। बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी। हमने कहा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कहता कविता किसकी है? मैंने कहा तेरी है। कहता है तो मेरे हिसाब से सुनो। हाँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राम दीन के बच्चे 4, आने वाला है 5वां भाई, और तुम कह रहे हो बढ़ रही है महंगाई। क्या बात है। हमने कहा बहुत अच्छे। कहता तो दूसरी सुनो। बोला हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। अच्छा। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, देख रहा था गोरे गोरे गाल। वोट डालने गया ना भाई, फिर पूछता है देश की ये हालत किसने बनाई? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने कहा यार सेटायर ज्यादा हो रहा है, कुछ पारिवारिक सुनाओ। सेटायर ज्यादा हो रहा है।
तो कहता अच्छा सुनो, जैक एंड जिल का फट गया दिल, आंखों से निकला वाटर, साथ साथ बैठ के सब टीवी देखते, नहीं बिगड़ती डॉटर। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक और महत्वपूर्ण अंग होता है ससुराल का पत्नी, जिसके होने की वजह से ससुराल होता है। बिल्कुल सही। तो मैं आपको अपनी पत्नी के बारे में बताता हूँ। मैं अपनी पत्नी से बहुत डरता हूँ, सारे कर्म उसके कहे अनुसार करता हूँ। हाँ, दुनिया इसे अच्छा नहीं मानती है, परंतु क्या करूं मित्रों, मेरी पत्नी जूडो कराटे जानती है। तो जब मेरी इस पत्नी ने मुझसे ये कहा कि लड़के का अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराना है, मैंने कहा अंग्रेजी स्कूल में क्यों? वो बोली मुझे लड़के को कवि नहीं बनाना है। तो मुझे लड़के को लेके अंग्रेजी स्कूल जाना पड़ा। वहाँ जाकर लाइन में मैं हो गया खड़ा। 4 घंटे बाद मेरा नंबर आया। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे अंदर बुलाया। बोली एक तालाब में 10 मछलियाँ थीं, 4 मर के पानी के साथ बह गईं, तालाब में कितनी मछलियाँ रह गईं? अच्छा। मैंने कहा इस क्वेश्चन में बाकी सारी बातें सही थीं, मगर आप तालाब पे क्या करने गई थी? वो बोली ये क्या बचपना है? मैंने कहा वही तो मैं कह रहा हूँ, एडमिशन मुझे नहीं मेरे लड़के को लेना है। वो बोली अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, बाहर काउंटर पे 50,000 रुपया जमा करा दीजिए। मैंने कहा 50,000 रुपया? 50,000 रुपया तो कभी मेरी इंजीनियरिंग की फीस नहीं आई है। वो बोली मिस्टर ये इंजीनियरिंग नहीं, प्राइमरी की पढ़ाई है। क्या बात है। मुझे अपनी पत्नी का ध्यान आया, मैंने लड़के का उस स्कूल में एडमिशन कराया और उसे पढ़ाने लिखाने का हुआ ये परिणाम है। आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की लिस्ट में उसका भी नाम है। भला हो परिवार नियोजन वालों का, जिनके कारण एक ही लाल है, जिसे पढ़ाने में ये तुक तुक हो गया कंगाल है। जहाँ कमर टूट जाती है एक बच्चे को पढ़ाने में, सदियां लगेंगी उस देश को साक्षर बनाने में। भाई वाह वाह वाह, क्या बहुत बात अच्छा, भाई बहुत बढ़िया। भाई तुक तुक बहुत बढ़िया। आपने ससुराल से निकल के जो आप सीधे स्कूल में घुसे और वहां से भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे जो आप व्यंग लेके आए वो कमाल का था। तुक तुक आपकी बातों में सिर्फ तुक नहीं है, अर्थ भी है, और आपका ये कहना बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो बहुत मुफीद कह रहे हैं, बहुत सच्चा कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। आपके लिए वाह वाह, क्या बात है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में भी जो आदमी अपनी हंसी और व्यंग की जो पकड़ है वो मजबूत रखता है, बच्चों को पढ़ाता भी है, कविताएं भी पढ़ता है, और पूरी जनता को हंसाने का बीड़ा जिसने उठा रखा है उनका नाम फारूक सरल है। तो फारूक सरल साहब, अब तो अंकल का सदमा उतर गया ना, अब आइए जरा सुनाइए। तुक जी ने बताया कि ससुराल तभी जाया जा सकता है जब एक अदद पत्नी हो। पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। समाचार पत्र में विज्ञापन दिए जाते हैं, टीवी पर विज्ञापन दिए जाते हैं। जी, मैं भी अपने एक योग्य पुत्र के लिए वैवाहिक विज्ञापन दे रहा हूँ। उसमें पुत्र की योग्यताएं और विवाह की शर्तें कि मेरा लड़का है लाखों में एक, साफ दिल का है नीयत का नेक, ऊंचे कुल का है सुंदर लुगाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। योग्यता कि 3rd डिवीजन इंटर से लेकर MA तक पास है। अच्छा। अफसर बाबू या चपरासी पद की उसे तलाश है, और पुलिस रजिस्टर 8 में उसका सबसे ऊपर नाम है। गिराकटी रहजनी डकैती कर लेता हर काम है, कर लेता है डिस्को भी, खत लिखे वो जिसको भी, होनहार ऐसा जमाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विशेष योग्यता कि शुद्ध स्वदेशी खद्दर के वो पहने वस्त्र फकीरी है। अच्छा। दारू की भट्टी पर चलती उसकी दादागिरी है, और भूतपूर्व कॉलेज का नेता पूरे शहर में धाक है, इसी से अपने खानदान की सबसे ऊंची नाक है। तो हो दामाद बनाना तो फौरन ही आ जाना, ऐसा जिसे बौड़म हर जाई चाहिए, बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। विवाह की शर्तें जी, कि हाथ थमा दूं बेटे का उसकी बेटी के हाथ में,
5 लाख की रकम नकद जो लाए अपने साथ में, और फ्रिज टीवी लूं कार साथ में, नहीं जरा भी झूठ है, लेकिन इसमें 4 माह तक 15% छूट है। लड़की मत दिखलाए और फोटो मत भिजवाए, बस मुझको तो नोटों से सगाई चाहिए। बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। सबसे अंत में लिखा होता है पता, कि शहर अनोखा बात पता कुछ मुश्किल नहीं लगा पाना, पूरा ब्यौरा मिल जाएगा सीधे कोतवाली आना। 10 रुपया मुंशी को देना, हम तक वो पहुंचा देगा, 2 रुपया लेकर के जेलर फौरन तुम्हें मिला देगा। बस इतनी मजबूरी है लेकिन जरूरी है, पहले सगाई के रिहाई चाहिए। रिहाई चाहिए। बकरा बिकाऊ है कसाई चाहिए। इतनी जगह जगह विज्ञापन दे रहे हैं, जरा तनिक इधर भी देखिए, क्या ख्याल क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है पत्नियों पर ही व्यंग किए जाते हैं। इस समय हम लोगों की हालत ऐसी नहीं है कि इन पर व्यंग किया जाए जी, बल्कि ये सारी बातें इनकी माननी चाहिए इस महिलाओं समय। की। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। मैं इनका पक्ष रख रहा हूँ अच्छा, इनका पक्ष रखे। कि मुझको बलम जो सताओगे, मुझको बलम जो सताओगे, तो जेल में ही तसला बजाओगे। तो जैसा कहे करो तुम, वैसा रंग ढंग बदलो सैया। अच्छा, मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया, और झाड़ू पोछा करो सवेरे, उठ के चाय बनाओ, और पहले बर्तन साफ करो, फिर कभी सम्मेलन जाओ, नहीं मानोगे कहा तो पछताओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। ये सावधानी बहुत जरूरी, बाहर निकल। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली, मुंबई, पूना, पटना, चेन्नई या गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी, लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलमुही से भी तुमने की जो ताका झांकी, कहीं राह में जो नए ना लड़ाओगे, तो जेल में ही तसला बजाओगे। इस समय हम पुरुषों के पक्ष में कोई है नहीं, बहुत सावधानी बरतनी है। न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, अच्छा, नारी, अबला, उत्पीड़ित, असहाय, दलित जग माने। और मानेगा ये कौन कि हमने डांटा है फटकारा, और किससे जाकर कहोगे तुमको पत्नी ने है मारा, कहीं ढूंढे गवाही न पाओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। बलम जो सताओगे, जेल में ही तसला बजाओगे। फारूक साहब, आपके लिए दिल से वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह फारूक साहब, आपके गीत का क्या असर हुआ कन्या पे कि फारूक अंकल से सीधे फारूक साहब हो गए? भाई वाह वाह वाह, इसे कहते हैं तात्कालिक असर गीत का। नहीं, पर गलत बात है। गलत बात है सरदार जी। शादी करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, ये सोच की बात है जी। एक बार एक कौवे ने जाके शेरनी को प्रपोज कर दिया। कौवे ने शेरनी को प्रपोज किया? कर सकते, क्या दिक्कत है? जी। शेरनी बोली कौवे को, तू अपनी शक्ल देख, अपना रंग देख, अपना साइज देख। कौवा बोला, ये सब साइड में रख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं? देखो, एक चूहा तेजी से दौड़ा चला जा रहा था, तो बंदर ने पूछा कहां जा रहे हो, क्यों इतना घबरा रहे हो? तो चूहे ने कहा बताऊं, बहुत बड़ा चक्कर है। शेर की बीवी घर से भाग गई है, शक अपने ऊपर है। मधुप जी निश्चित तौर पे एक ऐसे कवि है जिनकी ताकत उनके श्रोता रहे हैं, और मुझे याद है वो जमाना जब डंका बोला करता था मधुप पांडे। हिंदी कवि सम्मेलन महाराष्ट्र में मतलब मधुप पांडे। आज भी उनकी वही चमक बाकी है, वही दमक बाकी है, आवाज में वही खनक बाकी है, और आपके लिए हमारे पास वही तालियां बाकी है। मधुप पांडे जी आइए। एक व्यंग देखिए, बहुत छोटा सा। एक दिन क्लास में चला गया, और क्लास में जाकर ऐसी सहज मन से बात छेड़नी थी, तो पूछ लिया कि क्लास में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? बड़ा सन्नाटा रहा साहब, बड़ी देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ। एक किनारे फिर एक लड़का खड़ा हुआ छेड़ने के लिए। मैंने कहा कि तुम ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हो? बोले नहीं सर,
आप अकेले खड़े अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं खड़ा। एक नेता ने अपने 2 चमचों से कहा कि बाजार में जाओ और 3 उल्लू पकड़ कर ले आओ। अच्छा। कुछ दिन इन्हीं से राजनीति का काम चलाओ। चमचे बोले, श्रीमान इस काम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1 आप 2 हम, इस तरह कुल 3 तो हैं। और बहुत छोटा सा व्यंग पकड़िएगा जी। एक शब्द को पकड़ लीजिएगा, बहुत दिन गुना, बहुत दिन गुना। और बाद में हमने उनको चुना यह सोचकर कि वे समाज सेवा में अपना जीवन अर्पण करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु हाय, चुनकर आते ही उन्होंने अपने आप को राजनीति से जोड़ लिया। अरे मार्गदर्शन तो दूर रहा, मार्ग में दर्शन देना भी छोड़ दिया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। छोटा सा व्यंग और देख लीजिए कि हमें हर्ष है कि डॉक्टर की नज़र में मरीज नहीं, मरीज का पर्स है। हाँ। और मरीज की नज़र में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के साथ खड़ी खूबसूरत नर्स है। हमें हर्ष है। जब ससुराल की बात छेड़ दी इन्होंने, तो एक अंश इन्होंने सुना दिया जी। क्या क्या पराक्रम कर सकती है पत्नी। जी। विदा समय में माँ की बहुत लाडली बेटी फूट फूट रोती थी ऐसे, मरघट को जाती हो जैसे। अच्छा। तो दुखी बाप ने गले लगाकर कहा उसे बहुत समझाकर, तो बेटी बोली दुख दर्द सब सह जाऊंगी, पर मेरे बापू ये माँ के बिन न रह पाऊंगी, माँ के बिन न रह पाऊंगी। तो बापू बोला बेटी तू अब जाते जाते इतना सुख मुझको भी दे जा, पति घर अपने साथ साथ ही अपनी इस माँ को भी ले जा। शैलेश जी के विवाह को 20 बरस हो चुके हैं। रोज पिटते हैं, ऊपर से हास्य रस की कविता सुनाते हैं, वाह वाह क्या बात है, ऐसा कोई कार्यक्रम करवाते हैं। अजी ये तो हम हैं, इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं, अभी अभी पिट कर आए हैं और फिर पिटने जा रहे हैं। ये शैलेश जी अनुमति दें तो एक कविता सुनाना जी। चाहता एक वो हूं। कविता जो आपकी आतंकवादी वाली कविता है वो जरूर सुनाएं। आतंकवाद पे बहुत 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 आपने पढ़ा होगा और पूरा विश्व परेशान है। एक बहुत सामान्य हल जी। हंसते हंसते मैंने बता दिया है। 2 छंद हास्य के हैं, एक करुणा का सुनने का प्रयास कीजिएगा। अरे मैंने कहा आतंकवाद, अरे आतंकवाद है तो फिर आतंकवादी से सीधे बात कर लेते हैं। अरे आतंकवादी तू एक बार, बस एक बार कर ले शादी। तू एक बार अगर शादी के फंदे में झूल जाएगा तो बच्चों ये सारी अपनी अकड़ भूल जाएगा, अपनी अकड़ भूल जाएगा। वैसे भुक्तभोगियों ने विवाह के बाद पत्नी के चेहरे को लेकर जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। याद करके ही तबीयत घबराती है। कहा है कि विवाह के पहले वर्ष पत्नी चंद्रमुखी जी, दूसरे वर्ष सूरजमुखी और तीसरे वर्ष ज्वालामुखी नजर आती है। सुन सुनकर सिर चकराता है। विवाह के पहले वर्ष पति प्राणनाथ, दूसरे वर्ष नाथ और तीसरे वर्ष तो अनाथ ही हो जाता है। परंतु यही पत्नी कैसे रूप में उस आतंकवादी को परावर्तित कर सकती अपने मन के तेवर को, ये बात देखिए कैसे मैं उसमें पिरोने का प्रयास किया। और विश्वास मान, जब तेरी पत्नी के पेट में अंकुरित होगा तेरा अंश, तेरा वंश, तेरा बच्चा, तुझे लगेगा बहुत अच्छा। फिर बच्चे के जन्म की खुशी, प्रसव की अनवरत यातना के बाद पत्नी के चेहरे पर उभरी हल्की सी हंसी, ये सब तेरे जीवन के अंग हो जाएंगे। किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। क्या बात। किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। फिर तेरे कानों में गूंजेंगे तेरे बच्चे के मोहक मधुर बोल, बच्चे का तुतलाना और तुतला कर गाना, खिलौने कुछ छुंदल लाना, भालू अलबंदल लाना, हमसे नहीं बिछुल जाना, पापा जल्दी खिलाना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बता जब तेरे कानों में गूंजेगी तेरे मासूम बच्चे की तुतलाती बोली, तो क्या तेरी बंदूक किसी के सीने में उतार पाएगी गोली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया।
क्या बात है मधुप जी, भाई वाह, आपने कमाल कर दिया। और जिस तरह की कविताएं सुनाई, हास्य से आप जो करुणा पे आए, बड़ा कमाल का था। और आपने ऐसी कुछ बातें सुनाई जो सिर्फ सुनी ही नहीं जाएंगी, सारे मुल्क में याद भी रखी जाएंगी। और ये आपका प्यार है कि आप ऐसी स्थिति में भी यहाँ तक आए। और जब हमारे पास मोहब्बत है तो हम और किसी दूसरी चीज का क्यों करें इंतजाम, हम लेते एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका उसी महफिल में जहाँ पे हंसी, खुशी और कविताएं हैं, और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप इसके सिवाय करती भी क्या है? पूछिए थैंक जी। यू। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप विश्व भर में जाके कविताएं पढ़ते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, यहाँ पे हमारे वाह वाह क्या बात है के मंच पे कविताएं सुनते हैं जी। कभी आप कुछ मिस करते हैं? मैं बहुत मिस करता हूँ ऐसे कवियों को जिन्हें मैंने बचपन में देखा, सुना, और दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन कवि कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसकी कविता हमेशा अमर होती है। तो आज मैं खुद को और आप सबको एक ऐसा खास मौका देने जा रहा हूं जिसमें हम एक ऐसे कवि की रचना सुनेंगे जो हिंदी हास्य कविता का सिरमौर था। एक ऐसे कवि जिनका नाम था श्री ओम प्रकाश आदित्य। और आज उनकी विशिष्ट कविता को पढ़ने के लिए हमारे पास एक विशिष्ट अभिनेता उपस्थित है, एक खास मेहमान, लापता गंज के मुकुंद लाल यानी कि दोहिता अश्वगौड़। पेशे से अभिनेता हूं, कवि नहीं, लेकिन शुरू से ही बहुत अच्छा श्रोता रहा। इसलिए अच्छी साहित्यिक रचनाओं को कैसे समझना है, कैसे आत्मसात करना है, ये खूबी बचपन से ही मेरे अंदर रही। क्या बात है। अब जो कविता सुनाने जा रहा हूं वो है ओम प्रकाश आदित्य साहब की दूल्हे की घोड़ी। कविता भी वही चुनी जो आपके पसंद की, रोहित अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा। तो इन्होंने दूल्हे की घोड़ी ही चुनी। भाई क्या बात है। नया नया दूल्हा था और नई नई घोड़ी थी। बाजे डुलते थे, छत तब डुलते थे, बाराती आपस में मिलते थे, जुलते थे, हाँ। करते थे रंगरलियां, लोग सब मचलते थे, दूल्हे के संग संग दर्शक भी चलते थे। घोड़ी चौकन्नी थी, दाएं अख बाएं अख गर्दन हिलाती थी, मुड़ मुड़ के रुकती थी, रुक रुक के मुड़ती थी, हाँ। आगे से उठती थी, पीछे से झुकती थी। युद्धों के योग्य थी, शादी में द्रव थी, वकीलों के तर्कों से ज्यादा सतर्क थी। बेचारा दूल्हा भी घोड़ी की गतिविधियां देखकर काफी चौकन्ना था। उसका इस यात्रा में दुल्हन से ज्यादा इस घोड़ी पर ध्यान था। गर्दन पर आंखें थी, टांपों पर कान था, मन था उतरने का, कह नहीं सकता था। अपनी दुर्बलता औरों के सामने सह नहीं सकता था, तभी किसी ने पीछे से निकम्मे गोले सा फोड़ दिया। सुनकर पटाखे को, भीषण धमाके को, चौकन्नी घोड़ी का धीरे जी छूट गया। गर्दन को लटकावे, पांव को चटकावे, सरपट यूं दौड़ चली, बाराती छैलों को, राहों को, बैलों को पीछे ही छोड़ चली। बेचारा दूल्हा भी चटपट से, कंधों के बालों से, लंबे अयालों से कसकर लिपट गया। काठी तो गिर पड़ी, बेचारा पीठ से चिपट गया। बाराती भीड़ में, भगदड़ में, कोलाहल में तितर बितर हो गए। घोड़ी चढ़े दूल्हे को देखने सड़कों में, गलियों में, चौराहों में इधर उधर खो गए। कईयों ने देखा भी घोड़ी चढ़े दूल्हे को, आवाजें दी कितनी, रुक जाओ रुक जाओ। पर दूल्हा क्या कहे, वो घोड़ी थोड़ी था जो सुन के रुक जाता। घोड़ी चलचित्र सी, कुल के कुपात्र सी, आवारा छात्र सी, मन की उमंग सी, उछल तरंग सी, सरपट यूं दौड़ी थी, लगता था कि जग में घोड़ी ही घोड़ी थी। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बेचारा दूल्हा भी दुल्हन के सजे हुए द्वार से लगभग 2 कदम की दूरी से होकर निकल गया, पर नहीं उतर सका। स्त्रियां बोल उठी, वर्जी उतर पड़ो, पर वर्जी बेबस थे। क्या करते, उतरते तो गिरते, फिर चढ़े नहीं रहते तो और क्या करते। दूल्हा ये सोचे था रुक जाए तो उतरूं, और घोड़ी ये सोचे थी ये उतरे तो रुकूं। वर को घोड़ी का डर, घोड़ी को वर का डर, डर को डर पकड़े था, ये उसको जकड़े थी, वो उसको जकड़े। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कविताएं लिखना एक कठिन काम है,
लेकिन उसे सुनाना कहीं ज्यादा कठिन है। और आपने जिस सरलता से, जिस सहजता से इस कविता को सुनाया है, कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि ये किसी और की कविता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने उस कविता से मेरी बहुत सारी यादों को ताजा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रोहिताशु गौड़। थैंक यू सो मच। रोहिताश्व जी ने कितनी बेहतरीन तरीके से कविता पढ़ी। बेशक। क्या आज भी ऐसे कविताएं लिखी जाती है? देखिए, कविताएं ऐसी लिखी जाती है या नहीं, ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कविताएं लिखी जा रही हैं। ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम हैं जो न जाने कहाँ कहाँ छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में है, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। और आज एक बेहद छोटे से गांव मध्य प्रदेश में बेटमा से हमारे बीच में एक ऐसा कवि आता है जिसमें भरपूर संभावना है। वो आज छुपा रुस्तम जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पर कल वो एक बड़ा नाम होगा। संजय खत्री, बेटमा से। खाली है हर गिलास, कोई भरा नहीं, और शुक्र है मुझे देखकर कोई डरा नहीं। भाई साहब, जनरली इंसान चेहरे और नाम से पहचाने जाते हैं जी। मैं विश्व में पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता है। क्योंकि अंधेरे में केवल यही चमकते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करता हूँ कि एक बार बिना कुछ लिखे हम मंच पर जाकर चीखे कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, इन घूसखोरों को धूल चटा दूंगा, मैं करूंगा सही और गलत में पूरी ईमानदारी से भेद, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नहीं कर दूं इस काले धन को सफेद। अच्छा, बहुत अच्छे। तभी पब्लिक में से एक खड़ा होकर बोला, भाई साहब रुकावट के लिए खेद, आपके कथन में ये भेद, इस काले धन का जो करना हो करना बाद में, पहले अपने आप को कर लो सफेद। बहुत अच्छे संजय। मंच से काफी बड़े बड़े कवि बैठे हैं, मेरा सौभाग्य कि इस मंच पर आके इनके सामने कविता पाठ कर रहा हूँ। तो कई प्रकार की बातें हुई मंच से, नेताओं के बारे में भी हुई। अब की नाग पंचमी पर जब दिखाई नहीं दिए नाग और सपेरे, तभी घर पर आए एक पड़ोसी मित्र मेरे। मैंने कहा क्या हाल है? वो बोले कि नाग पंचमी के पावन पर्व पर लगता है नागों का पड़ गया अकाल है। अब आप ही हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, हमारे अच्छे पड़ोसी होने का सच्चा परिचय दीजिए। नाग तो हमें मिले नहीं, इस बार आप ही दूध पी लीजिए। मैंने कहा यही फार्मूला तो मैं सुबह से आजमा रहा था, और जब सफलता नहीं मिली तो हार कर आपके घर आ रहा था। हमारी सारी बात हमारे पड़ोस में रहने वाला हमारा एक नेता मित्र सुन रहा था, जो कई दिनों से चुनाव के सतरंगी सपने बुन रहा था। उसने अपने घर का दरवाजा तत्काल खोला, हम कुछ बोले उससे पहले ही वो बोला कि मुझे बहुत दुख है कि आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी एक दूसरे के दुख में शामिल नहीं है, और मुझे लगता है कि आप दोनों इस दूध के काबिल नहीं है। अब तक आपकी हर समस्या का समाधान हम ही ने किए हैं, और सब जानते हैं कि हम तो आपकी सेवा के लिए ही जिए हैं। आपकी इस समस्या का समाधान भी हम ही करेंगे, और आप घबराइए मत, आपके नाग देवता का दूध हम पिएंगे। अच्छा। मैं समझ गया नेताजी का दूध के प्रति लगाव, दरअसल आने वाले हैं कुछ दिनों बाद चुनाव। क्या बात है। मैं भी मौका नहीं चुका, और नेताजी इससे आगे कुछ न बोले, इसलिए एक पल भी नहीं रुका, और दूध से भरा हुआ प्याला नेताजी की ओर बढ़ाया। किंतु नेताजी ने जैसे ही दूध पीने के लिए प्याला मुंह से लगाया, दूध अपनी पवित्रता खोने से पीछे हट गया, क्योंकि नेताजी के छूने के पहले ही दूध फट गया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नेताजी के छूने के पहले ही दूध फट गया। हमने कहा नेताजी ये तो सब आपकी राजनीतिक शतरंज के चुनावी पासे हैं, और आप दूध के नहीं इस देश की जनता के खून के प्यासे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मंच से ससुराल के बारे में भी बात की गई। मेरे जन्म ने नई नई समस्याओं को जन्म दिया भाई साहब। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। मेरे जन्म के तत्काल बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान, तूने एक ऐसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला था पहले। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए, तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया है स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा, और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने, और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट धरा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास, तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले जमाई जी पैदल ही आए हो?
घोड़ी नहीं लाए हो? हाँ। मैंने कहा ससुर जी घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी, न चीखी, न चिल्लाई। अच्छा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा क्या बात है, तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लगा? हाँ। पत्नी बोली मैं 1 नहीं 2 नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानता है। अच्छा। हम दोनों जग से निराले हैं, फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मन के काले हैं। वाह वाह। और तमाम बातें करने के बाद अपनी काव्य यात्रा यहाँ से खत्म करना चाहूंगा कि गरीब के मुंह से छिनते निवाले देखे हैं, हमने रोटी सेकती हुई माँ के हाथों में चाले देखे हैं, और हम तो सिर्फ तन के काले हैं मित्र मेरे, हमने तन के उजले लोगों के मन बहुत काले देखे। क्या बात है, वाह वाह वाह। संजय खत्री जो आज छुपे रुस्तम के रूप में हमारे बीच में आए, बेटमा नाम के एक छोटे से गांव से, लेकिन छोटे से गांव में भी प्रतिभा हो सकती है। और हमें बड़ी खुशी है संजय खत्री, इस मंच पे हम आपको एक ऐसा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, आपको एक ऐसा प्रतीक चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं जिसे लेके आप और अच्छी कविताएं गढ़ें, आगे बढ़ें, यहां से लेके वहां तक की यात्रा के लिए एक बार हम आपका सम्मान करेंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब कोई नई प्रतिभा आगे बढ़ती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जब नई प्रतिभा किसी छोटी जगह से आती है तो ज़्यादा खुशी होती है। इस देश के हर गांव, हर शहर, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में बसने वाले हर छुपे रुस्तम को हम करते हैं प्रणाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी महफिल में जहां पे हंसी, खुशी और कविताएं हैं और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। भाई जो हमारे सामने जो कवि बैठे हैं, ये कवि तो कमाल के हैं, इनके जीवन में एक और कमाल की बात है। इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी शादी में एक भी पैसा दहेज में नहीं लिया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार। सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ इस बात के लिए। पूरी बात सुन लो, फिर 2 बार चाहे तो सैल्यूट कर लेना। अच्छा। उन्होंने अपनी शादी के वक्त दहेज इसलिए नहीं लिया था क्योंकि शादी के टाइम कहा था कि मैं एक भी पैसा दहेज नहीं लूंगा, बस सारी जिंदगी मेरी कविताएं सुनते रहना। आज तक इनके ससुराल वाले बहुत पछताते हैं, विद इंटरेस्ट कई बार दहेज ऑफर कर चुके हैं, और ये है कि मानती नहीं। क्या बात है, आप इंप्रेस हुई ना इनसे? यस। भाई इनकी कविताओं से भी इंप्रेस हुई, इनसे भी इंप्रेस हुई, लेकिन अब उनसे इंप्रेस होंगी जो वहां है। हाँ देखिए जरा। 11 मिस कॉल उन्हें याद दिलाना है, लौटते समय सब्जी और राशन लाना। कोई उनको दे दे जरूर ये पैगाम, अब न बढ़ाएं सिलेंडरों के दाम। हम तो रात को जागते हैं, सुबह को सोते हैं, इसलिए हमारे सारे काम उल्टे होते हैं। शेर सुनाने वाले तुझे क्या इनाम दूं, ये शेर सुनाने वाले तुझे क्या इनाम दूं, क्या हाथ में थैंक यू कार्ड और मुंह में बनारसी पान दूं। तो भाई ये है हमारे आम आदमी जिनकी कविताएं उनके दिलों में बिल्कुल सहज रूप में पलती है, जैसा सोचते हैं वैसा कहते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं जो पिछले कई वर्षों से जैसा दिख रहा है वो वैसा ही लिख रहे हैं। 40 साल से जिनकी कविता एक अखबार में लगातार छप रही है और देश की जनता का प्यार वो पा रहे हैं और उन्हें अपनी कविताओं का प्यार दे रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, गौरवान्वित है कि आज हम इस मंच पे श्री मधुप पांडे का स्वागत करना चाहते हैं। आइए हम मिलकर अभिनंदन करें श्री मधुप पांडे। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। और हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं। और मधुप जी के जीवन में भी उनकी पत्नी मधुलिका भाभी उनका हमेशा साथ रहा, सहयोग रहा और आज भी वो उनके साथ है। मधुलिका भाभी कितने वर्ष हुए आपके विवाह को? 50 के आसपास हो ही रहे। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा क्षण जो आपको याद आता हो? जैसे काका हाथरसी पुरस्कार मधुप जी को मिल रहा था जी, तो हमारे उसी दिन समारोह के दिन हमारे शादी को 25 साल हो गए थे। अच्छा, आपकी सिल्वर जुबली थी? जी, सिल्वर जुबली थी। तो काका जी ने मुझे आवाज दे के मंच पर बुलाया
और कहा कि मधुप जी को ये सम्मान जो मिला है उसके पीछे निश्चित ही हमारी बहू का ही हाथ है। तो मैं चाहूँगा कि सबके सामने मधुप जी इनके चरण छुए और उसके बाद ही ये पुरस्कार ग्रहण करें। अरे फिर क्या हुआ? तो वैसा ही काका जी की आज्ञा का पालन किया मधुप जी ने और झट से हमारे चरण छू लिए। क्या बात कर रही हैं? तो मधुप जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, बुरा मत मानना। काका जी तो आपसे बड़े थे, आपने उनकी आज्ञा का पालन किया, छोटों की बात भी मानते हैं क्या? क्योंकि सम्मान तो आज भी हुआ है। क्या बोलते हैं मधुप जी, हो जाए? क्या बोलते हैं? मैं चाहूंगी कि आज मैं इनके चरण क्या भाई, क्या बात है भाई, वाह भाई, बहुत बढ़िया। अंत है किसी शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि कष्टों में मुस्काना सीख, गुस्सा जरा दबाना सीख, तूफानों से क्या डरना, आगे कदम बढ़ाना सीख। तो हम इसी तरह से आगे कदम बढ़ाते रहेंगे। आपको ठीक रात, शनिवार की रात 10 बजे और रविवार की रात को भी 10 बजे ऐसे ही कविताएं सुनाते रहेंगे और कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट तारक मेहता और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे साथ कहेंगे वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में सवाल कई बार बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन कई बार बड़े आसान सवाल के जवाब मुश्किल हो जाते हैं। हुआ यूं कि मेरे पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति ने अपनी छोटी सी बेटी से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, पापा पसंद है या मम्मी? बच्ची कहने लगी कि मुझे मेरे दादा दादी और नाना नानी सबसे ज्यादा पसंद है। बच्चे अक्सर बिल्कुल सच बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से सच को थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक छोटा सा सच इस समय का यह है कि मेरे साथ जो मेरी को होस्ट खड़ी रहती है उन्हें बुलाना सबसे पहले जरूरी है। आइए हम स्वागत करते हैं नेहा के मेहता का। नमस्कार 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 और स्वागत करती हूँ मैं आपकी अंजलि मेहता उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। सच सच बता दीजिए जी कि आप मेरे बारे में क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आप जब आती है तो महफिल की रौनक बढ़ जाती है। बिल्कुल सच। हाय हाय, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। आज मैंने सोच लिया कि आज हम सिर्फ सच बोलेंगे, तो आप भी सच सच बता दीजिए कि आप मुस्कुराती क्या सोचकर हैं? अभी तो मैं आपके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। क्या क्या सोच रही है मेरे बारे में? नहीं, मैं ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि आप कौन कौन से कवियों को बुलाने वाले हैं। मतलब सोच के भी ये सोचा कि मैं किन्हें बुलाने वाला हूँ। हाँ, हम सबको हंसाने के लिए। अरे भाई, जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में तो नहीं सोच रही हो, लेकिन उसके बारे में सोच रही हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। समझ में नहीं आया ना? कोई बात नहीं, अक्सर तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बुलाता हूँ हमारे उन 3 साथियों को जो आज की महफिल में हमारे साथ होंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। गोंद है, चिपकता नहीं है, घी है, पिघलता नहीं है, तेल है, चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। क्या बात है। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बहुत तो पपीते उगते। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, साथ धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड, SMS हस्बैंड का बॉयफ्रेंड को सेंड। अरे भाई क्या बात है। तो लोग थे, गुरु चेला बेहद आलसी, दोनों लेटे हुए थे। गुरु ने चेले को बोला देखना बारिश आ रही है, खिड़की खुली तो नहीं हुई? चेले ने कहा क्या जरूरत है, खिड़की खुली होगी, पानी आ जाएगा अंदर, यहाँ आएगा पता लग जाएगा, रहने दो। थोड़ी देर के बाद फिर बोला कहीं वो बिल्ली दूध तो नहीं पी गई, देखना। गुरुजी क्या है, बिल्ली आएगी, थोड़े बर्तन गिरेंगे, आवाज पता लग जाएगी बिल्ली आई कि नहीं, उठ के जाने की क्या जरूरत है। आधे घंटे बाद फिर वो बोले कि देखा कहीं डाकिया तो नहीं आया? उसने बोला गुरुजी 2 काम मैंने किए, 1 काम आप कर दीजिए ना।
वो कौन सा दिन होता है कि जब पति ऑफिस से थका हुआ घर आए, पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करे, टकटकी लगाए, उसको देख के प्रसन्नता से मुस्कुराए, उसकी बाहों में बाहें डाल के घर के अंदर लाए, प्यार से सोफे पर बैठा ले, उसके जूते और मोजे निकाले, इससे पहले कि पति कुछ सोचे, पत्नी अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछे, उसके लिए मनपसंद नाश्ता लेकर के आए, अरे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाए, और पति को लगे कि मामला सब ठीक है, तो समझ लो वो दिन कोई और नहीं, महीने की पहली तारीख है। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। मैं बाहर गांव गया था, उसने 2 महीना नक्की किया था कि अन्न का दाना नहीं लूंगी, और सच में अन्न का दाना नहीं लिया, 45,000 के फ्रूट खा गई। स्वागत है आपका आपके अपने ही शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। सच बोलने के लिए हमारे 3 साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले जो बड़े खूबसूरत से बंद गले के सूट में बैठे हुए हैं, मुझे याद है वेद प्रकाश की जब शादी हुई थी तब भी यही सूट था। शादी से लेके अब तक सूट नहीं बदला वेद प्रकाश? पत्नी भी तो नहीं बदली। एक बार बदल के देख लीजिए। फिर तो मैं सूट के लायक ही नहीं रहूंगा। उर्दू का एक लफ्ज होता है नेहा, अना, जिसका मतलब होता है स्वाभिमान। अना जी, और वो अना हमारे साथ है। अना दहलवी जब शेर कहती है तो लोग कहते हैं कि भाई वाह क्या बात है। अना जी स्वागत है आपका। और अब जो हमारे साथ है भाई वो कमाल के कॉम्बिनेशन है। एक पहला ऐसा सूर्य है जिसके पास चांद है। कैसे ये कॉम्बिनेशन बरकरार रखते हैं? मेरे मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया। आय हाय। और यह अट्रैक्शन हर चकोरी का हिया भरमा गया। आय हाय। और चंद्रमुखियों से गले मिलने का ये परिणाम है हाँ। कि चांद उनके मुंह से उठकर मेरे सिर पे आ गया। तो देखिए कितनी बढ़िया बात कही और एकदम सच का। सच बड़ा आवश्यक है और जिंदगी के कई सच के पहलुओं को छूते हुए आज के एपिसोड में आपके घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और आप मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो फिर देर किस बात की, आइए सबसे पहले मिलते हैं वेद प्रकाश वेद से। मैं आज वाह वाह क्या बात है कि दर्शकों को एक विशुद्ध खरी कविता सुनाना चाहता हूं। अच्छा। कविता एकदम शुद्ध है। शुद्ध है। कविता का शीर्षक है मिलावट। अच्छा, शुद्ध कविता का शीर्षक मिलावट। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और मेरा ये दावा है कविता किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये उनको सिर्फ सुननी है, खानी नहीं है। मैंने इसमें केवल शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी बिना चुपड़े। जी। मैं बताऊं, मैं तो आ रहा था अभी एक जगह दिल्ली में, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। कैश पोस्ट? हाँ, क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। बहुत अच्छे। चेक के लिए तो कई जगह साफ साफ लिखा हुआ है, चेक ना का। चेक ना का। तो मुझे रोककर मेरा नाम पूछ लिया। मैंने कह दिया वेद प्रकाश। नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा। अच्छा। क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े भी ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहां से मुझे इस कविता की जमीन मिली, प्लॉट मिला। मिलावट की खिलावट आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। करेक्ट। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए। जिस कचरे से बिजली बनाने चले थे उसी से धनिया बनाने पर उतर आए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इनको इन 4 लाइनों में सबसे बड़ी अच्छी लाइन कौन सी लगी कि फेंकने वाली चीज को काम में लानी थी? जी सुना। जिस कचरे से बिजली बनाने चले थे उसी से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करे इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों सूर्य कुमार जी मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया भाई साहब क्यों परेशान हो? कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत ये हो गई जी, मैंने तो किसी की 2 पंक्तियां सुनी पिछले दिनों।
मेरी खुदकुशी के चर्चे थे रात भर शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। भाई बहुत बढ़िया। किसी और की छोड़िए, मैंने खुद अपनी 2 पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। अच्छा। एक कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया। औचक निरीक्षण। वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां हैं। जी सुनाए। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये हालत हुई तब लिखना पड़ा। जी। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। क्या बात है। चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। अरे बहुत है, वाह वाह। और कविता की महीन पंक्तियां देखिए। जी। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती। उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी 5 फल नहीं, उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। भाई बहुत बढ़िया वेद। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। क्या बात है। सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बढ़िया वेद। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है। हाँ। मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है। अच्छा। लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है। हाँ। और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। क्या बात है। महावीर की गांधी की अहिंसा को याद करो, हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत इजाद करो। वाह वाह वाह, मिलावट बहुत किसी एक कवि का एक दोहा मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर को रोगी मिले हर वकील को केस, डॉक्टर को रोगी मिले हर वकील को केस, टीचर को ट्यूशन मिले जाए भाड़ में देश। हाँ? जिस देश में देश की चिंता किसी को नहीं है, वहां आपने जो ये सच बयानी की है, सचमुच आपके लिए एक बार हम कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। और आइए अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उन्हें जिनके शेर बड़े मशहूर हैं और बड़े खास अंदाज में उन्हें पढ़ती हैं। जब वो पढ़ती हैं तो लोग सिर्फ यही कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। आइए आराधना एलवी जी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत कोमल सी शायरा हूँ, ना मैं हंसा सकती हूँ ना चीख चिल्ला सकती हूँ, प्यार मोहब्बत की बात करूँगी, आपकी अपनी बात करूँगी, भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूँगी। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ पहले। जरूर इरशाद। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूँ, वाह वाह, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। क्या बात है, वाह वाह, मैं बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। इस वतन की बेटी को
ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ कहा है। जी। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, वाह और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी। क्या बात है। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी, एक दिन तेरी जमी ओढ़ के सो जाऊंगी। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मन दिया। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत खूब। आप वतन की जब बात कर रही थी, मुझे संतोष आनंद जी की एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि नज़ारे नज़र से ये कहने लगे कि नयन से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, वतन से बड़ी चीज़ कोई नहीं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। शैलेश जी, आपको एक बात बताऊं कि एक साहब ने मुझसे पूछा कि अना जी आपकी ज़ात क्या है। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और वहाँ से मैंने ये गीत कहा जी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, क्या बात है। साथ धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी। क्या बात है। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और बंद पढ़ती हूँ और आप मेरा साथ देना। हरी फिरोजी धानी, नीली पीली लाल गुलाबी, पके टमाटर जैसी हूँ मैं एक कुड़ी पंजाबी, जो भी आँख मिला ले मुझसे वो हो जाए शराबी, टूटे फूटे हर ताले की रखती हूँ मैं चाबी। क्या बात है। सीधी साधी समझ न लेना, मैं हूँ बड़ी सयानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और ये बंद भी खास तौर पे अपनी सभी बहनों को समर्पित करती हूँ, और खास तौर पे आपको भी। सुनिएगा। मैं चांदी की भरी तिजोरी, मैं सोने का गहना, जो भी मुझको देखे बोले वाह तेरा क्या कहना। मैंने सीखे हैं जीवन के सारे दुख सुख सहना, मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, मैं बिटिया मैं बहना। वाह वाह। मैं रजिया सुल्ताना भी हूँ, मैं झांसी की रानी। क्या बात है। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और आखिरी बंद, फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ। मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली, हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी बाली, गुजराती नमकीन हूँ या मैं रसगुल्ला बंगाली, हरी मिर्चियों जैसी तीखी तीखी राजस्थानी। क्या बात है। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, साथ धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। भाई बहुत बढ़िया आना जी, कमाल कर दिया आपने। क्या बढ़िया बढ़िया मुक्तक सुनाया और क्या गीत सुनाया लड़की हिंदुस्तानी। और सचमुच ऐसा ही है। मैं तो पिछले दिनों एक लोकल ट्रेन में सवार था, पीछे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। हाँ हाँ लोकल ट्रेन में, लोकल ट्रेन के अंदर। थोड़ी देर बाद उतरा तो मेरी जेब कटी हुई थी, फिर याद आई लड़की हिंदुस्तानी। साथ वाली लड़की के बारे में क्या ख्याल है? काश मैं इन्हें लड़की कह पाता। ये मुझे अप्सरा कहते। देखो
मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ सुनाइए आपको सुनाइए। कि लड्डू के जैसी मीठी की मिश्री समान थी, आहा, वो हम सफर थी मेरी की बवाले जान थी, वाह, और बेहोश हो के इश्क में पहुंचा मैं अस्पताल। क्या बात है। जब होश आया जाना वो जहर खुरान थी। तो भाई सूर्य कुमार पांडे जी जब अनाथ हलवी सुना रही थी आप पूरी तरह से मगन थे, आप ऐसा लग रहा था जैसे किसी भजन में लीन है। तो अब आपकी भजन करने की उम्र है, तो कुछ हमें भी सुनाइए ताकि हम भी आपके साथ साथ हंसने का भजन कर सकें, उपक्रम कर सकें। सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से हमारे बीच में आइए। आप मुझे देख रहे हैं और मुझे देखिए, मैं बड़े ही खुले दिमाग का आदमी हूँ जी, लग रहा है। तो आप देख के समझ सकते हैं, इसलिए खुलेपन के दौर की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। सुनाइए। इनकमिंग भी फ्री है उनकी, अच्छा, और आउट गोइंग भी है फ्री, आहा, और देखकर रोमिंग में उनकी हक्का बक्का रह गया। अच्छा, अरे वो तो मोबाइल सरीखी घूमती हैं रोड पर, और मैं पुराने फोन जैसा घर में रखा रह गया। बहुत अच्छे। खुलापन का दौर है, खुला व्यक्ति हूँ, सुनिए जी जी। कि बदला है अब के बच्चों का कुछ ऐसा रिंगटोन, हाँ, माँ बाप अब तो रहते हैं वाइब्रेट मोड पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मजनू तलाश मत कर लैला को तू गली में, हाँ, वह कब की शिफ्ट कर चुकी है मेन रोड पर। कब की शिफ्ट कर चुकी है मेन रोड पर, बहुत अच्छे। अब लैंगिक समानता का समय है, जेंडर इक्विटी का टाइम है। अच्छा है, तब मैंने थोड़ी गंभीरता से बात कही जी। कि यह है जेंडर इक्विटी, बात समझ में आए, छोरा जाए पार्लर, छोरी जिमकू जाए। सही बात और है। सोनी मोनी सब रही अपने केस कटाए, छोरे सब धोनी भये पोनी रहे बढ़ाए। भाई बहुत अच्छा, भाई बहुत बढ़िया। और बहुत वाह वाह कर रहे हैं शैलेश जी ने आज। तो अब ये पंक्तियां सुनिए। हाँ, SMS का युग आ गया तो एक दोहा सुनाता हूं कि गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड, SMS हस्बैंड का बॉयफ्रेंड को सेंड। अरे भाई क्या बात है। भाई बहुत अच्छे। और जरा इसको गंभीरता से लिया, हालांकि हमारी उम्र में कोई कह सकता है जी। तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है। हाँ। तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है, वहां रस्तों में रस्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, और तुम्हारी झील सी आंखों में जी करता है मैं तैरूं, वहां वाटर पोल्यूशन है मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया है। आपको एक संदेश देता हूँ, इसको साथ लेके जाइएगा कि रहे रहे वो और ऊंची मल्टी स्टोरी पर, रहेगी दूर वह तुमसे, तेरी सेहत सही होगी, और वो जब खिड़की पे आएगी तुम तन के ताकना उसको, ये होगा फायदा बेटा कि स्पेंडलाइटिस नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं बहुत और अच्छे। अंत में एक दोहा सुना के अंत में जाना जी, चाहता हूँ कि नफरत के सेंसेक्स ने लुटिया दई डुबोए, शेयर खरीदो प्रेम का कभी न घाटा होए। वाह 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 वाह। भाई पांडे जी कमाल कर दिया आपने, और आपने जिस ढंग से सुनाया, मैं आप ही की एक पंक्ति आपको समर्पित करना चाहता हूं कि प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए सीटी मारना नहीं छोड़ता। भाई आपने बता दिया, कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। इन्होंने तो बता दिया, अब आप सच सच एक बात बता दीजिए। भाई मैं तो आज जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, इस माइक की कसम खा के कहता हूँ। पक्का वादा? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। तो बता ही दीजिए कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। अगर इन्होंने इसी तरह की कुछ बातें और ज्यादा की तो मैं सच बोलने की कसम तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो हम सच बोलने का कर रहे हैं काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी शो में जहां पे हंसी है, ठहाके, मुस्कुराहट है, और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मेरा दूसरा सवाल। अरे पूछो। हाँ, ये जो सामने कवि और कवियत्री जी बैठे हैं जी, उन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा किसकी कविता अच्छी लगती है? यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यहीं पे झगड़ा करवा दोगी, सबसे सब दोस्त हैं मेरे।
क्यों क्यों सच बोलना है इसलिए ये सब बहाना है? नहीं नहीं, बहाना वाना कुछ नहीं भाई, मुझे तीनों की कविताएं पसंद है। इसमें क्या, हर व्यक्ति की कविता का कोई ना कोई पहलू पसंद है। नहीं, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं होता है? अब देखिए, मुझे कटरीना का चेहरा पसंद है, मुझे करीना के बाल पसंद है और ऐश्वर्या की आंखें पसंद है, तो हर आदमी का अलग अलग पहलू पसंद आता है। ओके, पर मेरा क्या पसंद है आपको, ये तो बताइए। आप जब चुप रहती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त मुझे इतनी पसंद आती है आप, जिसकी हद नहीं है। चलिए, ये चुप हो गई है, बहुत बढ़िया। अगर ये चुप हो गई है तो ये बोलने का मौका हम हमारे खास मेहमान को देते हैं। हमारे खास मेहमान जो हमारे बीच में आए, जो खुद भी एक बड़े कमाल के ह्यूमरिस्ट हैं, आज हमारे बीच में वो जीवित कर रहे हैं हमारे एक ऐसे प्रसिद्ध कवि को जो हिंदी हास्य कवि सम्मेलन उनकी पताका कई वर्षों तक फहराते रहे। स्वर्गीय श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक कविता आज हमें सुनाएंगे वो, जिन्होंने टेलीविजन पे और फिल्म के पर्दे पर अपनी राइटिंग से बहुत धमाल मचाया है, गुरपाल सिंह। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं शैलेश जी जो आप बचपन में सुनते हैं और वो आपके साथ रह जाती हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्रेरित करती हैं और बहुत प्रभावित करती हैं, आपके जीवन का एक मूल मंत्र बन जाती हैं। तो ऐसी एक कविता है गोपाल प्रसाद व्यास जी की, जिसको मैंने अपना लिया है। स्वर्गीय गोपाल प्रसाद व्यास जो हिंदी हास्य के बहुत बड़े नाम थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, मुझे लगता है बहुत आलसी थे। अरे आलस से याद आया, दो लोग थे, गुरु चेला, बहुत ही आलसी, बेहद आलसी, दोनों लेटे हुए थे। बहुत टाइम के बाद गुरु ने चेले को बोला, जरा देखना बारिश आ रही है, खिड़की खुली तो नहीं हुई? चेले ने कहा, क्या जरूरत है, खिड़की खुली होगी, पानी आ जाएगा अंदर, यहाँ आएगा पता लग जाएगा, रहने दो। गुरु ने कहा सही बात है। थोड़ी देर के बाद फिर बोला, कहीं वो बिल्ली दूध तो नहीं पी गई, देखना। उसने कहा, गुरुजी क्या है, बिल्ली आएगी, थोड़े बर्तन गिरेंगे, आवाज पता लग जाएगी बिल्ली आई कि नहीं, उठ के जाने की क्या जरूरत है। आधे घंटे बाद फिर वो बोले कि देखा कहीं डाकिया तो नहीं आया। उसने बोला, गुरुजी 2 काम मैंने किए, 1 काम आप कर दीजिए ना। ऐसे जोक्स से मैं बहुत प्रभावित हुआ और ऐसी कविता से भी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गोपाल प्रसाद व्यास जी की कविता है, आराम करो। और आपके डील डॉल से भी लगता है कि आप इसके सिवा क्या सुना सकते हैं, आराम करो। जी सुनाइए। एक मित्र मिले, बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा है मांस बढ़ाने में, मनहूस अकल से काम करो। संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। संक्रांति काल की बेला है, हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को बता दें कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जो ये चल रहा है, उसको हम कहते हैं संक्रांति काल। जी हम बोले, रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो, आराम करो। बहुत अच्छे। आराम जिंदगी की कुंजी, इसे न तपेदिक होती है। तपेदिक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। आराम जिंदगी की कुंजी, इसे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, ये जीवन यौवन क्षण भंगुर। आराम करो, आराम करो। भाई क्या बात है। फिर वो कहते हैं, यदि करना ही कुछ पड़ जाए, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक ना तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में। होंठ हिलाने में जो रस है, वो कभी ना हाथ हिलाने में। मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। क्या बात है। मैं यही सोचकर पास अकल के कम ही जाया करता हूँ। जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने से पहले ही मैं घर आ जाया करता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा हुआ, सच्चे योगी जो होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। अदवायन खिंची खाट पे जो पढ़ते ही आनंद आता है, वो 7 स्वर्ग उपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। क्या बात है। जब सुख की नींद कड़ाह तकिया इस सर के नीचे आता है, तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है, भावों का रश हो जाता है, कविता सब उमड़ी पड़ती है। मैं औरों की तो नहीं, बात पहले अपनी ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। वाह 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 वाह। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया पे गीत फूटते हैं। छत की कड़ियां गिनते गिनते छंदों के बंद टूटते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। ये खाट बिछा लो आंगन में,
बैठो लेटो आराम करो आराम करो आराम करो। वाह 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 भाई, क्या बात है गुरपाल जी, आपने स्वर्गीय गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक अद्भुत कविता हमें सुनाई, आराम करो आराम करो आराम करो। अद्भुत। और अब हम भी चाहते हैं कि आप बहुत थक गए होंगे। मैं बहुत थक गया हूँ शैलेश जी, वहाँ से चल के आया हूँ यहाँ तक, इतनी लंबी कविता सुनाई। अब मुझे आराम करना है, मुझे 12 घंटे पूरे भी करने हैं नींद के। क्या बात है। तो गुरपाल जी मेरे कहने आराम से करो, एक आराम काम करो, आराम करो आराम करो आराम करो। थैंक यू सो मच। भाई क्या बात है, आराम करो आराम करो आराम करो आराम करो। जीवन में इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। किसी ने बहुत बढ़िया बात कहा है कि किस किस को पूछिए किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। जिंदगी में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो गुरपाल पाजी ने कहा। और आपको मालूम है कि गुरपाल जी टेलीविजन पे अपने एक किरदार की वजह से बड़े जाने गए, छुपा रुस्तम। तो हमारे छुपे रुस्तम सेगमेंट में आज हम बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जिसमें बहुत प्रतिभा है, बहुत संभावना है, बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है। और हम चाहते हैं कि ये ताकत, ये संभावना है, ऊर्जा कल प्रसिद्धि का रूप ले। इस मंच पे आज वो सुनाए और कल सारी दुनिया में छा जाए। हमारे पास है कानपुर के दिलीप दुबे। जहां पर हास्य रस की होती बरसात है, कार्यक्रम कोई और नहीं। वाह वाह क्या बात है। बहुत अच्छा। श्रोताओं द्वारा कवियों को तो हूट किया ही जाता है, पर कभी कभी माइक भी हूट करने लगता है। माइक हूट करने लगता है। और ये स्थिति उस समय और अधिक उत्पन्न हो जाती है जब माइक पर कोई कवित्री बुलाई जाती है। रचना का शीर्षक है माइक की चिकाई। एक निवेदन कर रहा हूं भाई, दिल से जितनी भी फिल्में हैं उनको जहन में रखिएगा और रचना का आनंद लीजिएगा कि एक कवित्री जैसे ही माइक पर आई, उसे देखते ही माइक ने जोरदार सीटी बजाई। कवित्री बोली, मैंने अभी कविता शुरू भी नहीं की और तूने सीटी बजा दी। क्या तू कविता के मर्म को जानता नहीं? माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, अरे दिल है कि मानता नहीं। कवित्री बोली, मुझको लगता है तुम्हारा कविता सुनने का अंदाज कुछ खास है। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हमारा दिल आपके पास है। कवित्री बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, बार बार सीटी बजा रहे हो, अब मान भी जाओ हम तुमसे कहते हैं। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हम आपके दिल में रहते हैं। इतना सुनते ही कवित्री बोली कि मुझको ये विश्वास है कि तू एक नंबर का बदमाश है। क्योंकि तू कवियों का तो बखूबी साथ निभाता है और जब कोई कवित्री आती उसे देख के सीटी बजाता। देखो देखो अब सीटी मत बजाना, तुमको है मेरी कसम। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हम दिल दे चुके सनम। जब कसम का भी कोई असर नहीं हुआ तो कवित्री का चढ़ गया पारा। उसने माइक को उठाया और जमीन पर दे मारा। एक ही बार माइक हो गया तार तार। दिल से आवाज आई, दिल पे मत ले यार। इतना होने पर भी उसके दिल का कनेक्शन नहीं टूटा। वह बिल्कुल नहीं रूठा, ना कोई सिकवा नहीं गिला किया। बोला, दिल दिया दर्द लिया। क्या बात है। मित्रों, यदि अच्छी कविता सुनाना कवि का दायित्व है तो हूटिंग ना करना श्रोताओं का धर्म है। यह सिर्फ एक निवेदन है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, वरना श्रोताओं और माइक में कोई फर्क नहीं है। अना जी बहुत गुस्से में देख रही थी आप दिलीप दुबे को। नहीं, माइक छेड़छाड़ कर रहा है या नहीं, उन्होंने अपने दिल की बात कह दी माइक के हवाले से। वैसे मैं आपको बता दूं, जिसने दिल दिया दर्द लिया वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। उसने मुझको कितना दर्द दिया मैं आपको बता रहा हूँ। साहब मजा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। वो कौन सा दिन होता है कि जब पति ऑफिस से थका हुआ घर आए, पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करे, टकटकी लगाए, उसको देख के प्रसन्नता से मुस्कुराए, उसकी बाहों में बाहें डाल के घर के अंदर लाए, प्यार से सोफे पर बैठा ले, उसके जूते और मोजे निकाले। इससे पहले कि पति कुछ सोचे, पत्नी अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछे, उसके लिए मनपसंद नाश्ता लेकर के आए, अरे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाए, और पति को लगे कि मामला सब ठीक है तो समझ लो वो दिन कोई और नहीं, महीने की पहली तारीख है। बहुत अच्छे। और साहब पत्नी का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया है तो समझो पत्नी को पता है कि पति को वेतन मिल गया है। भाई क्या बात है। जब करवा चौथ का दिन आया तो पत्नी ने मेरी लंबी आयु के लिए गीत गाया कि घर की नाली में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। यह
क्या सुनकर मैंने बड़े गुस्से में कहा, क्या तेरा दिमाग बिल्कुल हो गया है खाली? अरे गंगा मैया की जगह गीत में ला रही है घर की नाली। यह सुनकर पत्नी ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि दरअसल आजकल गंगा जी का पानी हो गया है इतना काला कि लोगों ने गंगा को गंगा नहीं रखा, बना दिया गंदा नाला। क्या बात है? अरे जिस जल से कभी ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के पैर को पखारा था, क्या बात, उस गंगा रूपी अमृत को भागीरथ ने स्वर्ग से धरा पर उतारा था, आज वो गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते वक्त है अब भी बचा लीजिए, नहीं तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी रोते रोते। वाह 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 वाह। और गंगा मैया जब प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी, तभी हम पत्नियां अपने पतियों के लिए इस तरह गीत गाएंगी कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना बहुत बढ़िया। तो भाई दिलीप दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और एक छुपे रुस्तम के रूप में आपने कविता सुनाई। निश्चित तौर पे कानपुर से आप आते हैं और आप में जो प्रतिभा है, आप में जो संभावना है और आप में जो ऊर्जा है, हम उसे प्रणाम करते हैं। और वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं, ताकि सारी दुनिया आपके लिए कहे वाह वाह क्या बात है। तो ये थे दिलीप दुबे जो छुपे रुस्तम के रूप में आज यहाँ कविताएं सुना रहे थे। हम जानते हैं कि आज ये छुपे रुस्तम है, लेकिन कल को सारी दुनिया में करेंगे अपना नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। मैं जानता हूं सारा देश इस वक्त हमारे साथ कह रहा है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, फिर से एक बात बताइए। ये भी सच सच बतानी है? ऑफ कोर्स, आज जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। पूछिए। आपकी उम्र क्या है जनाब? मैं अपनी वाइफ से 3 साल बड़ा हूं। तो आपकी वाइफ की उम्र क्या है जनाब? वो मुझसे 3 साल छोटी है। ये क्या जवाब है शैलेश जी? भाई सच कह रहा हूं। ओके बाबा, मानना पड़ेगा, सच भी ऐसे घुमा फिरा के बोलते हैं आप। देखिए, जिंदगी के अंदर घुमा फिरा के बात करने की आदत कवियों के पास होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूं कवि नहीं होते, लेकिन बड़ी कमाल की बातें कहते हैं। जैसे हमें अभी अभी पता चला कि हमारे साथ हमारे एक एक्टर मित्र हैं जिनका नाम नितिन देसाई है, जो अभिनय तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कविताएं भी बहुत अच्छी करते हैं। तो नितिन जी, अगर आप यहाँ आए हैं, कविताएं सुनने के लिए आए, तो क्यों ना हम आपका थोड़ा सा फायदा उठाएं। जरा हम आपके लिए तालियां बजाएं। नितिन देसाई जी आइए जरा। मेरी एक छोटी सी पहचान जी। मैं एक समाज सुधारक, अदम उदारक, शुद्ध भक्ति मार्ग प्रवर्तक, शुद्ध ज्ञान मार्ग प्रवर्तक, सदाचार का प्रेरक, भागवत धर्म का शिक्षक, व्यास सिद्धांत का बोधक नहीं हूं। क्योंकि मैं शादीशुदा गुजराती हूँ। मेरी वाइफ इंग्लिश बोलती है मस्त। अच्छा। अभी पड़ोसी के साथ बात कर रही थी मेरी वाइफ ने कहा हूं तो बहुत बिजी, मैं तो बहुत बिजी। तो पड़ोसी ने कहा कि तू बिजी होगी, मैं तो मेरे हस्बैंड की 3G। उसी की प्रेरणा से एक कविता लिखी है। जी जी सुनाए। मेरी पत्नी इंग्लिश बोलती है वेरी बैड, सुन के मेरी दिमागी हालत हो जाती है सैड। सुबह उसने मुझे कहा प्रिय डिनर ले लो। अच्छा। मैंने कहा सुबह का है वक्त, उसे लंच कह दो। उसने कहा पता है मुझे लंच और डिनर का अंतर रात का बचा हुआ है, इसीलिए कहा डिनर। ये तो बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। मैं बाहर गांव गया था, उसने 2 महीना नक्की किया था कि अन्न का दाना नहीं लूंगी, और सच में अन्न का दाना नहीं लिया, 45,000 के फ्रूट खा गई। मगर रीमिक्स का जमाना है, और रीमिक्स के जमाने में अभी एक बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर से कहने लगा मुझे मोबाइल दो, मोबाइल। डॉक्टर ने कहा तू पैदा हुआ मोबाइल का क्या करेगा? बच्चे ने कहा ऊपर मिस कॉल दूंगा, पहुंच गया। मिस कॉल के जमाने में जी रहे। मैं अहमदाबाद में था, 2 स्टेडियम में 2 मैच, एक क्रिकेट और हॉकी, एक ही रेडियो स्टेशन, दोनों कमेंट्री साथ में, दोनों स्टेडियम के बीच से मैं मेरे साथी कमेंटेटर के साथ आपका सबका स्वागत करता हूं। इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट का मैच का प्रारंभ होने जा रहा है। नेवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, एकदम पीछे हटे बल्लेबाज और कट कर दिया, इनको डिप्स करता है बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए ये इनसाइड लाइन से बाहर 16 गज का हिट मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान की तरफ से सही नेट लेने पास है, जफर को जबरदस्ती के साथ गेंद को आगे बढ़ते हुए भारत के हाथ में उनका शानदार प्रवेश, उन्होंने नेट लगाई, समझ कर 6 लगा के इनसाइड लाइन से बाहर।
बॉलर तैयार, दाएं हाथ से और दो विकेट, और ये गेंद पैड से टकराई, अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू के लिए और अंपायर ने कहा पेनल्टी कॉर्नर। इंग्लैंड में एक भाई ने मुझे कहा हमारे यहाँ ईमेल से शादी होती है। मैंने कहा इंडिया में तो अभी फीमेल से ही होती है। सही बात है। वाइफ का फोन आया, निकलो। मेरे बगैर खाना नहीं खाती। हाँ, फ्रूट खा रही होगी, जाके बचाओ थोड़ा बिल। नहीं, मैं घर पे जाऊंगा, मैं खुद खाना पकाऊंगा। ओके, थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच। भाई बहुत खूब। नितिन देसाई ने जो पति पत्नी की बातें की बड़ी कमाल की थी। पति पति की जिंदगी के अंदर भाई ये जो सच है ये अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से दूसरे ही दिन तलाक हो जाए। इसलिए कई जगह सच की जरूरत नहीं होती, घुमा फिरा के बात करने की अदा होनी चाहिए। लेकिन ये जो आम आदमी है वो सीधी सपट बात करता है। उसके पास कविता के अलंकार नहीं होते, उसके पास कोई बहुत ज्यादा अच्छे शब्द नहीं होते, लेकिन भावनाएं बड़ी कमाल की होती हैं। अब वो भावनाएं कैसी है जरा देखते हैं। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है खाने में भाजी पाव, लेकिन क्या करूं यार, बीबी के लिपस्टिक, राशन और गैस सिलेंडर के बढ़ गए हैं भाव। हंसती हुई सुबह हो, मुस्कुराती हुई शाम, मेरी अब हर खुशी मेरे पति के नाम। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने धक्का मारा रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मुरे, हारी पी के संग। पोल्ट्री फार्म वाले का गुड लक भी क्या खूब जगह, जब से उसके फार्म में मुर्गा भी अंडा देने लगा। मच्छर आपको काटे तो ना होना हैरान, चलो इसी बहाने से ही करोगे तो रक्तदान। तुम्हें क्या लगता है नेहा कि इनमें से कुछ लोग हैं जो एक दिन प्रसिद्ध होंगे? हाँ हाँ, हो सकते हैं। जी, जब तुम हो सकती हो तो ये क्यों नहीं हो सकते? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत वर्षों से कविता के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, बहुत मौलिक रूप से कर रहे हैं। मौलिक मतलब ओरिजिनल। ओरिजिनल। जी, आज हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जिसने बहुत बहुत बढ़िया कविताएं लिखी, ढेर सारी कविताएं लिखी। हमारे साथ वेद प्रकाश है। हम चाहते हैं कि आज इस मन से, वाह वाह क्या बात है, कि मन से हम वेद प्रकाश को सम्मानित करें। बूढ़े या नारी है, हंसी गिरने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। और जैसा कि परंपरा है कि जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उसका परिवार का कोई सदस्य आया, मित्र हमेशा यहाँ उपस्थित रहता है। हमें बड़ी खुशी है कि वेद प्रकाश जी की पत्नी अनीता भाभी आज यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं नमस्ते। नमस्ते। सच सच बताइए कि जब आपको पता चला कि आपकी शादी एक कवि से होने वाली है तो क्या रिएक्शन क्या था? तो मैंने अपनी माँ को बताया तो कहने लगे कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, जैसे तैसे भी हो निभा लेना, एक आध ऐब सभी में होता है। एक आध ऐब सभी में होता है। बहुत अच्छी। घर में भी क्या इनका माहौल कविता वाला ही रहता है? कैसे बातचीत? हाँ बिल्कुल कविता जैसे ही रहता है, कविता में ही बात करते हैं और कविता में ही जवाब देते हैं। जैसे कि सांस लेने वाले ये जूते चले थे। सांस लेने वाले जूते, बीच में ऐड आता था कि ये जूते सांस लेते हैं। हाँ। तो मैंने इनसे कहा कि मोहित के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो, तो ये कहने लगा कि जूते का इस शहर में इतना प्रदूषण है कि सांस लेके ही दिखा दो। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन आपका जो प्यार एक व्याकरण की छोटी सी गलती से जो झलका, उसमें मजा आ गया मुझे। आपने ये नहीं कहा कि ये कहने लगे, आपने कहा ये कहने लगा। तो ये जो प्यार है आपका, ये बताता है कि भाई आपने ऐब बिल्कुल ठीक ढंग से निभाया है। चूंकि सच की बात चली है तो एक कवि की दो पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि जो सही है वही बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबों हम कलम के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। वाह वाह क्या बात है।